नमस्कार। आज हम बैठे हैं दुलारा चौहान गांव के अंदर, जहां पृथ्वीराज चौहान जयंती मनाई जा रही है, जो कि 873वीं जयंती है पृथ्वीराज चौहान की। और इतिहास क्या कहता है और वर्तमान में हमारी क्या पोजीशन है, हमने क्या आगे के, क्योंकि इतिहास से वर्तमान का जन्म होता है और वर्तमान से भविष्य बनता है। हाथ उठते हैं तो हथियार बन जाते हैं, आंखें उठती हैं तो अंगार बन जाते हैं, सांस भी लेते हैं तो तूफान बन जाते हैं। क्यों ना गर्व करूं मैं राजपूत हूं, क्यों ना गर्व करूं मैं राजपूत हूं। जब हम इकट्ठे होते हैं तो इतिहास बन जाते हैं। अब आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। मैं दिग्विजय चौहान को कहूँगा कि वे आकर के दो शब्द कहें। मैं दिग्विजय चौहान सभी अपने भाइयों को धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। बड़े भाई पंकज चौहान, हमारे दादाजी शैलेंद्र चौहान, इन्होंने मौका दिया एक पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती में उपस्थित होने का। मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे समाज के जो भाई हैं, जो पीढ़ियाँ हैं, बहुत से कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को हम ये सब सिखाएंगे, अपने इतिहास को बताएंगे। आने वाली पीढ़ियाँ तो सीखेंगी, पहले हमें खुद स्वयं सीखना पड़ेगा। अब जो चल रही है पीढ़ी, इन्हें कौन सिखाएगा? तभी तो हम आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि हमारा इतिहास कैसा रहा। और जितने भी संगठन हैं जो इस कार्यक्रम को करते हैं, मतलब राजपूतों को एक करने के लिए, बहुत जगह मीटिंग होती है, बहुत सारी बात होती है, विचार रखे जाते हैं। लेकिन वे विचार कब तक रखे जाते हैं? जब तक हम एक कार्यक्रम में है तब तक ही हमारा सब कुछ होता है। लेकिन कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद हम उस चीज़ पर कितना कार्य करते हैं, वो कभी नहीं होता। आज जयंती के माहौल में आज हम मिले, तो उम्मीद रखूँगा कि इस चीज़ को यहीं ख़त्म ना करके इस चीज़ को कंटिन्यू रखनी चाहिए। आज एक, कल दो, 3, 4, 5, 6, क्योंकि सर से सर जुड़ते हैं। और हमारा इतिहास तो इतना गौरवशाली रहा है, हमें तो प्राउड करना चाहिए अपने आप पे। जन जन बच्चे को बताना चाहिए। एक तो वैसे इतिहास तो रोड मरोड़ दिया गया था राजपूतों का, तो और रह बचा और कुचला जाओगा अगर हम अभी से जागरूक ना हुए। तो मैं तो इतनी सी बात कहूँगा, जो कार्यक्रम जहाँ भी होते हैं और जो लोग कोशिश कर रहे हैं राजपूताना को एक करने के लिए, इस चीज़ को संगठन तक ही सीमित न रखा जाए। इस पर कार्य करते रहना चाहिए। जिस चीज़ को नहीं पता उस चीज़ को बताना चाहिए। और अपने साथ साथ राजपूत कौम एक ऐसी कौम थी जिसने अपने साथ साथ और जो समाज के लोग थे वे भी खुश हुआ करते थे। जब तक राजपूतों ने इस देश को संभाला है, मुझे नहीं लगता कि और जाति के लोग दुखी होंगे। खुशहाल था भारत देश हमारा। और जब हमारे पृथ्वीराज चौहान जी युद्ध हार गए थे, उसके बाद से देख लो इतिहास में हिंदुस्तान पे गुलामी का ठप्पा लग गया। हालांकि हमारा देश गुलाम नहीं हुआ था, गुलाम हमारे देश की जनता हो गई थी, जो मुगलों के आगे, अंग्रेजों के आगे जो खाने पीने वाले लोग थे, वो उनके अंडर काम करने लगे थे। हिंदुस्तान जो हमारा देश था वो कभी गुलाम नहीं हुआ, गुलाम लोगों की मानसिकता हुई थी। उन्होंने हमारे देश के जो लोग थे उन पे उनकी मानसिकता को अपने कैप्चर कर लिया था, उन्हें अपना गुलाम बनाया था। वरना जो हमारे देश के जो गौरवशाली इतिहास जो आज भी है, वो किन की बदौलत है? भीड़ का नाम नहीं अब तक अभी भी। हमारे जो रह चुके पहले राजा महाराज इतने बड़े बड़े, सभी का नाम तो नहीं ना। वरना युद्ध कौन हारता? अगर हिंदुस्तान की जनता एक होती तो थी ताकत किसी की। आज भी वही चाल चरण चला रहा, आज भी वही माहौल है। पहले अंग्रेज मुगलों ने करा, अब हिंदुस्तान के खुद आदमी ऐसा कर रहे। कोई किसी को खरीद रहा, कोई किसी को बेच रहा। अपना मन, अपनी चीज़ जो मर्जी वो करो। यहाँ नहीं बनती तो इंगे चल दो, अपना फ़ायदा देखे सब लोग। लेकिन जिस दिन पूरे देश का ये हो गया ना कि हाँ मैं खुद के लिए नहीं, पूरे भारत देश के लिए सोचना, उस दिन से हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहला होगा।
गजनी आया, गौरी आया, और गौरी एक बार नहीं 17 बार आया। कोई 17 बताता है, कोई 12 बताता है, कोई 15 बताता है, लेकिन 12 14 बार 15 बार वो आया। और कई बार तो 3 महीने बाद और 6 महीने बाद ही वापस लौट आया। उसे बार बार माफ़ी करता रहा और बार बार लौट के आता रहा, और 17वीं बार युद्ध में हारा गया। अजमेर शरीफ की जो दरगाह जिसे आप मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते होंगे आप, या आपको कोई जानकार वहाँ गया होगा, वहाँ मत्था भी टेका होगा उस हरामखोर के सर पे। उसकी ही बदौलत गौरी फिर दोबारा आया। जयचंद ने मोइनुद्दीन चिश्ती से कहा और वो छोड़ के गया। गौरी उसे कहा तू भारत में रह, भारत की मनस्थिति जो राजनीति है उस पर निगाह रख, और जब भारत कमज़ोर हो मुझे खबर कर दिए, मैं आ जाऊँगा। तो जयचंद ने चिश्ती को कहा कि अब अच्छा मौका है, अब आ जा, और हम गौरी का साथ देंगे, और भारत का और भी कोई शासक मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देगा, और हम गौरी का साथ देंगे, और गौरी आ जा। और वही कारण हुआ, जयचंद ने उसका साथ दिया। जयचंद का उसका समझौता हुआ गौरी का कि माल तू लूट लियो, दिल्ली का शासक मुझे बना दियो, दिल्ली का शासक मैं और माल तेरा। युद्ध हुआ, पृथ्वीराज हार गया, मार दिया गया। मोइनुद्दीन चिश्ती ने लाखों हिंदू कटवाए। हमारी माँ बहन बेटियों के साथ कितना बलात्कार हुआ, कितना अत्याचार हुआ, क्या हुआ, वो सब इतिहास में दर्ज है आज की तारीख में। तो जब समाप्त हो गया युद्ध, तब कन्नौज का ये राजा जयचंद पृथ्वीराज उससे कहता है गौरी से, गौरी भैया तेरा मेरा एक समझौता होता है, उस समझौते के अनुसार दिल्ली का शासन मुझे दे और तू अपने घर को जा। तो गौरी कहता है कि इसे चौराहे पे खड़ा करो, ऐसा फांसी पर टांग दो। जो अपनों का नहीं हुआ, अपने समाज का नहीं हुआ, बिरादरी का ना, भाई का नहीं, हमारा क्या होगा, ऐसे गद्दार आदमी की हमें जरूरत नहीं है, वहाँ चौराहे पर ले जाकर फांसी पर टांग दो। कन्नौज के राजा जयचंद को भी वही मार दिया गया था। ये गद्दार की पहचान है, और हम उस दुष्ट उन मूर्खों पर जो अपनों के नहीं है, मुसलमान का भी नहीं है, सारे मुसलमान, किसी में शांति नहीं है। पाकिस्तान में झगड़ा हो रहा है, ईरान में झगड़ा हो रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ नहीं रह सके, ईरान और इराक में 8 साल युद्ध चला। तो जो अपनों के नहीं हुआ उन पर विश्वास करके उसने जो है जयचंद ने धोखा खाया। उस धोखे का परिणाम है कि दिल्ली का फतह हो गया, दिल्ली पर मुसलमानों का शासन हो गया। और जब ये ले जाए गए, सेकंड लीड जब पैदा होती है जो होनी चाहिए, पृथ्वीराज तो ख़त्म हो गया, दिल्ली फतह होगी, दिल्ली का किला ख़त्म हो गया, दिल्ली के राजा बादशाह सब समाप्त हो गए। उसके बावजूद भी जो चंद लोग बचे उन्हें मंत्रणा की कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। चंद्रबरदाई इसका मंत्री भी था, सहायक भी था, दोस्त भी था, मित्र भी था, कवि भी था। उसी ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। तो उसको तय किया कि तू गजनी जा और कोई योजना प्लानिंग कर। वो जाता है गजनी, गजनी से गौरी को चढ़ाता है कि तूने किसको कैद कर रखा है, ये तो इतना बड़ा शासक है, इतना बड़ा ये है, इसमें तो ये खूबी है, इसमें तो वो खूबी है, ये तो बिना आँख के भी तीर चलाने की क्षमता रखता है, तीर चलाना जानता है। वो कहा जी हाँ ऐसा कैसा कर देगा, आँख फोड़ दी गई थी। तो उनका आजमा लो। आजमा लिया गया। एक मैदान में भीड़ इकट्ठी थी, सारे शासक इकट्ठा थे। गौरी एक ऊंचे से मंच पर बैठा। उनका जी 3 तीर दे दो इसे और 3 तवे बांध दो, और तवे पे नगाड़ा बजेगा तब ये तीर चलाएगा। तो 3 तीर दे दिए गए। गौरी और जयचंद यहाँ बीच में एक पिंजरे में बंद थे। तो जब योजना होने वाली थी, कार्यक्रम होने वाला था, गौरी ऊपर बैठा देख रहा था। तो कहा कि खेल शुरू हो। पहले तवे पर जो चोट लगी, पृथ्वीराज ने चोट मारी और उस तवे को घायल कर दिया। फिर तभी उसने गौरी ने कहा वाह 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 वाह। फिर दूसरे पर लगी, दूसरे पर भी उसने तीर मार दिया। फिर कहा वाह 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 वाह। जब तीसरे का नंबर आया तब गौरी, ये चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को कहा कि पृथ्वीराज अब मौका है। जो ऊपर लिखा हुआ आप देख रहे होगे 4 बाग 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ताव पर सुल्तान है मत चुक के चौहान। आप देखिए, ये तक तो आपको पता होगा पृथ्वीराज शब्दवेदी ज्ञाता था, आँखों में पट्टी बांध के भी तीर चलाने की क्षमता रखता था। महाराज दशरथ के पास ज्ञान था या इनके पास था, एक और कोई इतिहास में हुआ जो शब्दवेदी बांध चलाने में निपुण थे। तो ये तीर चलाते हैं। लेकिन चंद्रबरदाई का भी गुण देखे, चंद्रबरदाई बताता है
कि 4 बांस दूरी पर है, 4 बांस 24 गज है, अंगुल अष्ट प्रमाण 8 अंगल, 1-1 इंच और 1-1 सेंटीमीटर का उसे हिसाब बता दिया। ये लड़का कितनी दूरी पर खड़ा है इसे हमारा नहीं पता, इसे हमारे नहीं पता हम कितनी दूरी पर है, लेकिन उसने बता दिया कि 4 बांस है, 24 गज है, अंगुल अष्ट है, उसके ऊपर बैठा है गोरी और काम कर दे। जैसे ही तीसरा नगाड़ा वहाँ बजा, पृथ्वीराज ने गोरी के अंदर तीर मार दिया, गोरी ख़त्म। और गोरी ख़त्म हो गया। यहाँ जो था चंद्रवरदाई ने छोटी सी तलवार रखने की प्रथा थी, प्रथा रखते थे, वो पृथ्वीराज के मार दिया, अपने आप भी मार दिया और वो वहीं मार के ख़त्म हो गए, दोनों को दोनों अपने आप समाप्त कर दिया। पृथ्वीराज के बारे में एक आ जाता है जो पराजित विजेता के नाम से इतिहास में दर्ज है, जो हार भी गया लेकिन हारने के बाद जीत भी गया। ऐसा इतिहास में और कोई दूसरा नाम है नहीं। दिल्ली में हार गया लेकिन उसकी राजधानी में जाकर गजनी में जाकर जीत गया, अपनी मौत का बदला लिया, अपनी हार का बदला लिया। तो ऐसे महाराणा प्रताप, हमें गर्व है कि हम उनके वंशज हैं, उनकी इतिहास जानना चाहिए, हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए। और हम जब अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, हमें नहीं पता होगा तो हम बच्चों को क्या बताएंगे, हमें पता होगा तो हम बच्चों को बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को पता होगा। और वही संस्कृति, वही समाज खड़ा रहता है, उन्नति करता है, तरक्की करता है, महान बनता है, जो अपने इतिहास से जुड़ा रहता है। 10,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको पृथ्वीराज चौहान जी से 3 पीढ़ी पहले वृहदराज चौहान जी ने बनाया था। और वो पूरा जैसे लाल किला इसी तरह का कॉलेज था, जिसमें 10,000 बच्चे एक साथ संस्कृत पढ़ सकते थे, कर सकते थे, ताकि वो संस्कृति संस्कार आगे बच्चों तक पढ़ते चले जाएं। तो उस वक्त उनकी वो सोच थी। और इनका जो शासन काल रहा है, ये सबसे ज़्यादा, इसमें व्यापारी सबसे ज़्यादा तरक्की की है, शिक्षा में सबसे ज़्यादा तरक्की की है और समाज ने सबसे ज़्यादा तरक्की की थी। समाज शांतिपूर्ण रहा उसमें। लेकिन जैसे ही ठीक लगभग 40 साल बाद मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया, उस वक्त पृथ्वीराज चौहान गद्दी पे आ चुके थे। तो ये टाइम 40 साल बाद का है। वहाँ से शिक्षा दीक्षा चलती रही, लोग बढ़ते रहे, पढ़ते रहे। लेकिन मोहम्मद गौरी के आने के बाद जब आक्रमण हुआ और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई, उसके बाद उन्होंने मोहम्मद गौरी ने देखा कि इस पर नज़र गई, जो विश्वविद्यालय बनाया था इन्होंने, संस्कृत विश्वविद्यालय, उस पर नज़र गई। कहा भाई ये तो मेरे नमाज पढ़ने के लिए बनेगी जगह। और कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि मुझे 60 घंटे के अंदर अंदर यहाँ नमाज पढ़नी है, फिर मुझे जाना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बना के गया था फिर मोहम्मद गौरी। तो 60 घंटे के अंदर अंदर वो फिर सारी मूर्तियाँ खंडित की गई, जो उसके अंदर का स्ट्रक्चर था सबको खुरचा गया। और वहाँ 60 घंटे का मतलब था 2.5 दिन। तो 2.5 दिन का झोपड़ा ऐसे नाम पड़ा इसका। और इतनी बड़ी धरोहर हमारी तोड़ दी गई उसमें। उसी सबसे पुरानी धरोहर में से है। उसी आसपास ये कालखंड में बाबरी मस्जिद थी। कुल मिलाकर के ये 3-4 जो मंदिर तोड़े गए थे, इसी तरीके से उसी कालखंड के आसपास के हैं, जिसमें आक्रांतों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर, हमारे विश्वविद्यालयों को तोड़कर हमारी संस्कृति को नष्ट किया था। मैं ये आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब आप कहीं और समाज में बैठते हैं तो आपको अपने पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, अपने हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता हो, ताकि आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकें और सही ज्ञान आपके पास तक होगा तो आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेंगे। तो ये 2.5 दिन के झोंपड़े का जिक्र इसलिए आज आ रहा है कि सबसे उनकी रणनीति को हमें समझना बड़ा ज़रूरी है, जो आज के टाइम में बिल्कुल फिट बैठती है। और आज के टाइम में यदि हम इतिहास में उन लोगों की रणनीति को समझ लेंगे तो आज हम अपने रणनीति को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने समाज का विकास कर सकते हैं, अपने राजपूताना को आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी रणनीति क्या थी कि सबसे पहले स्कूलों को तोड़ो, मंदिरों को तोड़ो, क्योंकि वहीं से ऊर्जा मिलती थी, वहीं से एक साथ एकजुट होने का उस वक्त रास्ता वही था कि मंदिरों के आसपास ही मिलते थे, वहीं मीटिंगें होती थी सभी की। तो कल हम पलेड़ा में थे, वहाँ मंदिर और बिल्कुल पड़ोस में ही वहाँ मीटिंग हो रही थी। तो वो पुराना कल्चर मुझे कल समझ में आया, क्यों मंदिरों के आसपास वो मीटिंग रखते थे और कैसे राजपूताना आगे बढ़ता था, वहीं प्लानिंग बनती थी। तो वे
आक्रांतों का, मुस्लिमों का सबसे बड़ा यही उद्देश्य रहता था कि इनकी धर्म संस्कृति पे चोट कर दी जाए सबसे पहले, ताकि आने वाली, जिससे हम लड़ रहे हैं वो तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी तक ये ज्ञान ही ना पहुंचे। और जब हम यहाँ बैठे हैं तो वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि हमारी अगली पीढ़ी तक वो ज्ञान आ ही नहीं रहा है। तो इसीलिए हम लगातार ये पृथ्वीराज चौहान जयंती अलग अलग गांव में मनाते आ रहे हैं, और लगभग 7-8 गांव के अंदर और ये मनेगी भी, तो ताकि हमारा नौजवान, हमारी युवा पीढ़ी जागरूक हो, इतिहास के बारे में समझे, और इतिहास से ही वर्तमान, क्योंकि जन्म होता है, हम डिसीजन ले सकते हैं कि हम अगली प्लानिंग क्या करनी है। आज भी इसी तरह के लगातार तोड़फोड़ चल रही है जैसे पहले इतिहास में चलती आ रही थी। आज भी आप देखो, आज़ादी के 75 साल बाद भी यदि अंग्रेज भी चले गए, उन्होंने भी उस नीति को अपनाया, और 75 साल बाद भी आज भी सिर्फ 2 पार्टियों से आज राजनीतिक दल 20 राजनीतिक दल हो गए हैं, क्षेत्रीय दल हो गए हैं। आज भी वही तोड़फोड़ चल रही है, आज भी वही धोखेबाजी चल रही है, आज भी वो ट्रांसफर चल रहा है। इसलिए इस चीज़ को समझना बड़ा जरूरी है कि हमें अपने, जब तक हम अपने धर्म और संस्कृति को समझ के चलेंगे तो हम किसी के धोखे में नहीं आएंगे, किसी के राजनीतिकरण में नहीं आएंगे, और हमें ये पता होगा हमें क्या करना है। दूसरी एक बात, राजपूत जाति तो है ही, लेकिन राजपूत एक धर्म भी है जिसे सब फॉलो करते हैं। जो धन्यवाद, कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत ज्ञान की बातें पैदा हुई। एक बात छूट गई, मेरे से भी छूट गई थी, पंकज जी से भी छूट गई। देखो, अगर हम जागरूक नहीं हुए, शिक्षित नहीं हुए, अगर हमें नहीं पता चला तो हमारे महापुरुषों पर कब्जा किया जा रहा है। गुर्जर तैयार बैठे हैं, पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने अपना बता दिया, मिहिर भोज की उन्होंने मूर्ति भी लगवा दी। आप लोगों को अगर जानकारी में हो तो बहुत बढ़िया, नहीं भी है तो आप ये समझ लो कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़े संगठित होकर वो पृथ्वीराज चौहान पर भी कब्जा करेंगे। तब तुम्हारे पास कुछ कहने के, करने के लिए, तुम तो जयंती बनाने के लिए तैयार नहीं हो, और वो पूरे इतिहास को, पूरे उनके कर्तव्य को, कर्मों को, सबको अडोप्ट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान करेंगे, फिर दूसरों को करेंगे, तुम्हारे पास बचेगा क्या? आने वाली पीढ़ियों को क्या दे पाओगे? तो इसलिए जागरूक होना, सतर्क होना, चौकस होना बहुत ज़रूरी है। अपनी संपत्ति की अगर हम देखभाल नहीं करें, हमारे तो महापुरुष है, माननीय हमारी संपत्ति है, अगर इसे हमने चौकस नहीं करा, नहीं सुरक्षित रखा, तो इन्हें तो डकैती पड़ जाएगी। पहले धन की पड़ी, अब ज्ञान की और बुद्धि की डकैती पड़ जाएगी। तो इस ऐसी मीटिंग हो रही थी, एक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा चल रही थी, तो जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि सुबह कुछ 6 बजे जो उठते हैं उनका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छी स्वास्थ्य रहता है, बीमारियों से दूर रहते हैं, दीर्घायु होते हैं। और इस बात को सबने तालियां बजाकर स्वागत भी किया। उस बात का, हाँ जी बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो दोनों तरफ से एग्री हैं, दोनों तरफ से इस बात को हो रहा है, वे सुनने वाले भी और बताने वाले भी, और बड़ी राजी खुशी चले गए, काम हो गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगले दिन जो सुन रहे थे वो सब अपने उसी डर्रे पे थे, और जो सुना रहे थे वो सब अपने उसी डर्रे पे थे। सुनाने वाले अगले किसी गांव में अपने हम ऐसी मीटिंग कर रहे थे, लेकिन सुनने वाले अपना उसी रूटीन में चल रहे थे। तो बात तब तक नहीं बनेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि बात तब तक नहीं बनेगी जब तक हम इसको अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे। आज हमने बताया, दिमाग तक कुछ बातें पहुंची होंगी, लेकिन इसको जब तक हम प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम इस चीज़ को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। या हमारा समाज, जैसे आज इजराइल वाला मामला है, यदि निष्क्रिय हो गया तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो अब ये जो पृथ्वीराज चौहान जी ने या महाराणा प्रताप जी ने या पूरे हमारे इतिहास ने ये कमान हमारे हाथ में दी है, क्योंकि इस वक्त की कमान हमारे हाथ में, हम ही वो पीढ़ियाँ, पृथ्वीराज चौहान तो आएंगे नहीं। उन्होंने तो जो करके दिखाना था हमारे दिमाग में डाल दिया, हमें वो करके दिखा दिया कि इस तरह से भी होता है, हारने के बाद भी जीत कैसे होती है, उन्होंने हमें बता दिया है। हम उसे कैसे बढ़ाएं, अपने गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाएं, अपने साथ बढ़ाएं, ताकि कल कोई इसी तरह की कोई मूर्ति लगाकर, फोटो लगाकर हमारे बारे में भी ऐसी ही बात कर रहे हों, या फिर हम इसे इतिहास को किसी दूसरे को सौंप दें, जैसे गुर्जर समाज पहले ही पृथ्वीराज चौहान को लपकने के चक्कर में लग रहा है। और पूरा हिंदुस्तान के अंदर एक स्ट्रेटजी आप देख ही रहे होंगे कि राजपूतानों को धीरे धीरे कमज़ोर करते आ रहे हैं। तो ये अब हमारे हाथ में, हम राजपूतानों को मजबूत करें या फिर
धीरे धीरे ऐसे ही देखते हुए अपना ख़त्म हो जाए। और इतिहास हमारा ये कहता है, मगध का एक राजा था धनानंद, जिसकी चंद्रगुप्त मौर्य से सीधे सीधे लड़ाई हुई थी। अय्यास और विलासिता पूर्ण जीवन था, सब जानते हैं उसकी हिस्ट्री में। तो आज मैं भी अपने यहाँ इसी माहौल को देखता हूँ, हमारे राजपूताना के अंदर भी इसी तरह का भोग विलासिता वाली ज़िंदगी है। तो एक दिन कोई चंद्रगुप्त जैसा आएगा, उड़ा के ले जाएगा, पूरी सभ्यता ही खत्म कर देगा।